हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आर एग्रीकल्चर रैंकर्स अकेडमी। मैं आपका अपना युवराज धानिक और ये हमारा फंडामेंटल्स ऑफ एग्रोनॉमी का तीसरा चैप्टर है। ठीक है, जिसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं? सीड, क्लासिफिकेशन ऑफ सीड यानी कि बीज और बीज का वर्गीकरण पढ़ेंगे। ठीक है, ये लेक्चर्स जैसा कि आपको पता है कि हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में होते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि सीड यानी बीज क्या होता है, और सबसे अच्छा तरीका होता है कि हम उसके जब बीज या फिर किसी चीज़ की बात करते हैं तो उसकी डिफिनीशन की बात कर ले, जिससे हमें एक अच्छा परिचय मिल जाता है उस चीज़ का। तो देखते हैं, एनी मटेरियल यूज फॉर सोइंग और प्लांटिंग और प्रोपोगेशन ऑफ अ क्रॉप इज कॉल्ड एज सीड। देखिए, कॉल्ड एज सीड, ये हिंदी में अगर हम इसे पढ़ना चाहें तो क्या कह सकते हैं कि कोई भी ऐसा पदार्थ जिसे हम रोपण के लिए, ठीक है, या बुआई, रोपण, प्रवर्धन के लिए उपयोग करते हैं, उसे हम कहते हैं बीज। उसके बाद हम इसी में आगे अगला जो पॉइंट था, इट मे बी इन द फॉर्म ऑफ सीड और सीडलिंग और ट्यूबर, बल्ब और राइजोम और रूट और कटिंग और ग्राफ्ट, एनी अदर वेजिटेटिव प्रोपोगेटेड मटेरियल। यह कह रहा है कि यह बीज, पौधा, कंद, बल्ब, राइजोम, जड़, कटिंग, ग्राफ्ट या अन्य कोई भी पौधी प्रवर्धन सामग्री हो सकता है, उसे हम बीज ही कह सकते हैं। देखिए, यहाँ पर जो डिफिनीशन चल रही है, जिस डिफिनीशन की बात कर रहे हैं, वो एग्रोनॉमिकल डिफिनीशन की बात कर रहे हैं। हम सस्य विज्ञान की परिभाषा की बात कर रहे हैं जो दी जाती है बीज की। सस्य विज्ञान में जो बीज की डिफिनीशन दी जाती है उसकी बात कर रहे हैं। अगर हम बायोलॉजिकली हम बात करेंगे सीड की डिफिनीशन की, तो फिर हम इसे कह देते हैं मैच्योर ओव्यूल, यानी कि जो मैच्योर ओव्यूल होता है वही सीड होता है। ठीक है, लेकिन हम यहाँ पर बायोलॉजिकल डिफिनेशन की बात ना करके हम किसकी बात कर रहे हैं? एग्रोनॉमिकल डिफिनेशन की। तो अगर एग्रोनॉमी में पूछा जाएगा तो आप ये डिफिनेशन लिख के आएंगे, और यहीं पर अगर जेनेटिक्स हो गया और बायोलॉजी में लिख के आए में पूछा गया तो आप लिख के आएंगे मैच्योर ओव्यूल। इसके बाद हम बात करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स की। देखिए, कैरेक्टरिस्टिक्स यानी, पहले इसे सही से पढ़ते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड्स क्वालिटी सीड, अच्छे गुणवत्ता वाले बीजों की विशेषताएं क्या होती हैं, इसकी बात करने वाले हैं। तो सीड मस्ट बी ट्रू टू इट्स टाइप। एग्जाम्पल की बात करें तो जेनेटिकली प्योर, फ्री फ्रॉम एडमिक्सचर एंड शुड बी बिलोंग द प्रॉपर वेराइटी। और इसे थोड़ा हटाते हैं ताकि सही से पढ़ सकें। और स्ट्रेन ऑफ द क्रॉप एंड देयर ड्यूरेशन शुड बी अकॉर्डिंग टू एग्रोक्लाइमेट एंड क्रॉपिंग सिस्टम ऑफ द लोकेलिटी। ये कह रहा है कि जो बीज अपनी किस्म के, इसे हिंदी में हम पढ़ें तो कह रहा है बीज अपनी किस्म का शुद्ध होना चाहिए। अब ऐसा ना हो कि जो बीज हम ले रहे हैं उसमें दूसरे भी वैरायटी के बीज मिले हुए हैं, इसका कहने का मतलब ये है। अर्थात आनुवांशिक रूप से शुद्ध हो, किसी प्रकार के मिश्रण से मुक्त हो, फसल उचित किस्म हो और एक अच्छी किस्म भी हो, और जाति से संबंध हो, उसका समय क्षेत्र की जलवायु उस क्षेत्र की जलवायु फसल प्रणाली के अनुरूप होना चाहिए। अब ऐसी वैरायटी लेंगे कि देखिए, जो आनुवांशिक रूप से शुद्ध हो, प्योर हो, उसमें किसी प्रकार के सीड अदर मिक्स ना हो। ठीक है, और सबसे बड़ी बात, जो हमारा खेत है जिस क्षेत्र में है उसके हिसाब की वैरायटी हो वो। अब ऐसा ना हो कि वो वैरायटी हमने जो चूज की वो उगाई जाती हो ठंडे सीजन्स में, और हमने वो वैरायटी चूज कर ली और वो तो है गर्मियों, और हमारा जो खेत है वो गर्मियों वाला, यानी कि ट्रॉपिकल रीजन्स में वहां गर्मियां होती हैं, तो भाई वो वैरायटी अच्छे से कैसे ग्रो कर पाएगी? नहीं कर पाएगी, क्योंकि वो तो ठंडे रीजन में ग्रो होती है ना। इसी तरह आगे लिखा है कि सीड्स शुड बी प्योर, वाइबल, वाइग्रस एंड हैव हाई यील्ड पोटेंशियल। क्या कह रहा है कि बीज जो होना चाहिए वो शुद्ध, जीवित, शक्तिशाली और उच्च उत्पादन क्षमता वाला होना चाहिए। सीड शुड बी फ्री फ्रॉम सीड बॉर्न डिसीज एंड पेस्ट इन्फेक्शन। इसने बताया कि जो बीज हो, बीज जनित रोगों और कीट संक्रमण से मुक्त होना चाहिए। क्या बताया कि अगर कोई रोग है जो बीज से उत्पन्न होता है
तो वो उन जो बीज हम सोइंग करने के लिए यूज कर रहे हैं उन्हें वो रोग नहीं होना चाहिए। ठीक है, और कई बार ऐसा होता है जो कुछ बीज होते हैं उन्हें स्टोरेज इंसेक्ट होते हैं या फिर अदर इंसेक्ट्स डैमेज कर देते हैं या इन्फेक्ट कर देते हैं, तो उन बीजों का प्रयोग नहीं करना चाहिए या फिर उनमें ये लक्षण नहीं होने चाहिए जो हम बुआई के लिए यूज करने वाले हैं, यानी अच्छी गुड क्वालिटी सीड्स। उसके बाद हम चौथा पॉइंट देखें तो कह रहा है कि सीड शुड बी क्लीन, फ्री फ्रॉम वीड सीड और एनी इंसेक्ट मटेरियल। इसने कहा कि सीड शुड बी क्लीन, सीड स्वच्छ होना चाहिए, यानी बीज जो होना चाहिए स्वच्छ होना चाहिए। आप स्वच्छ कब होगा? जब उसमें किसी प्रकार के खरपतवार के बीज ना हो और निर्जीव पदार्थ नहीं होना चाहिए। इनर्ट मैटर, ये मैंने शायद इंसेक्ट मटेरियल पढ़ दिया था गलती से। इनर्ट मैटर क्या होता है? जैसे भूसा हो गया। अब आप जो बीज बोने जा रहे हैं उसमें भूसा के कुछ अंश हैं, तो वो शुद्ध कैसे रहेगा? ठीक है, क्या पता उस भूसे में किसी प्रकार के एक्स हो, किसी इंसेक्ट के, इस तरह के। तो इसीलिए आपको ध्यान देना चाहिए कि इनर्ट मटेरियल से मुक्त होना चाहिए। उसके बाद पांचवा पॉइंट है सीड शुड बी होल एंड नॉट ब्रोकन और डैमेज, क्रश्ड और पीड ऑफ हाफ फीड एंड हाफ रोटेंड। जो बीज होना चाहिए वो पूर्ण रूप से साबुत होना चाहिए, यानी कहीं से टूटा फूटा नहीं होना चाहिए, यानी पूर्ण होना चाहिए, ना कि टूटा फूटा, क्षतिग्रस्त, कुचला हुआ, चिकला उतरा हुआ, अधभरा या सड़ा हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए। एक अच्छे सीड की बात कर रहा है तो जाहिर सी बात है उनमें कमियां तो नहीं होंगी ना। सीड शुड बी मीट द प्रिस्क्राइब्ड यूनिफॉर्म साइज एंड वेट। देखिए, अच्छा सीड हम किसी को कब कहेंगे? जब बीज का आकार और वजन निर्धारित मानकों के अनुसार समान होना चाहिए। अब ऐसा ना हो कि कुछ सीड्स जो हों उनका आकार अलग अलग हो, ठीक है, कुछ का अलग अलग है, और या तो फिर हमने दावा किया कि जो बीज का जो सीड ग्रो होगा, जैसे आलू मान लीजिए हमने ग्रो किया किसी सीड से, ठीक है, तो हमने कहा 100 ग्राम का आलू होगा, लेकिन वो कम हो रहा, 70 ग्राम का हो रहा, 50 ग्राम का हो रहा है, तो ये असमान नहीं होना चाहिए। अपने मानकों पर खरा उतरना चाहिए। अब जब हम इस तरह की बात करते हैं तो हम सैंपल्स की बात करते हैं, किसी एक बीज की नहीं बात करते। थोड़ा बहुत तो कमी होगी, लेकिन हम मेजरली बात करते हैं ऐसे आसपास की, कि 99 ग्राम हो गया तब भी चल जाता है। सीड शुड बी एज फ्रेश एज पॉसिबल और ऑफ द प्रॉपर एज। कह रहा है कि जो बीज जितना संभव हो सके ताजा होना चाहिए और उचित आयु का होना चाहिए। ताजा का मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि बहुत समय से पहले से रखा हुआ सीड है, 4-5 साल पहले से रखा सीड है, उसे प्रयोग कर लें, ठीक है। और यही चीज है, जब इतना पुराना होगा तो कैसे उसकी शुद्धता तो जाहिर सी बात है घट जाएगी, उसकी क्वालिटी घट जाएगी, और उचित आयु होनी चाहिए, यानी कम आयु हो तो अच्छा रहेगा। सीड शुड बी कंटेन ऑप्टिमम अमाउंट ऑफ मॉइस्चर। ऑप्टिमम अमाउंट ऑफ मॉइस्चर यानी कि आदर्श नमी होनी चाहिए, 8 से 12% होनी चाहिए। देखिए, ये तो एक इन जनरल मॉइस्चर दे रखा गया है, ठीक है। ऐसे अलग अलग जो क्रॉप्स होती हैं उनके लिए अलग अलग मॉइस्चर होता है। उसका 9 पॉइंट जो है हमारा वो है कि सी शुड बी हैव हाई जर्मिनेशन परसेंटेज मोर देन 80। देखिए, अच्छा सीड क्या होगा? जिसकी अंकुरण क्षमता 80% से ज्यादा हो, उसे हम अच्छा सीड कह सकते हैं। सीड शुड बी जर्मिनेट रैपिडली एंड यूनिफॉर्मली व्हेन सोन। बीज बोने पर शीघ्र और समान रूप से अंकुरित होना चाहिए। अब इसका मतलब समझ लीजिए क्या है कि जो सीड हो, एक तो पहले जल्दी जर्मिनेट हो जाए, बहुत ज्यादा समय ना लगे उसे उगने में। दूसरी बात यह है कि जैसे हमने खेत में बो दिया तो कुछ पौधे बहुत जल्दी निकल रहे हैं, कुछ बहुत बाद में निकल रहे हैं, ऐसा ना हो, सभी पौधे एक साथ अंकुरित हो, ऐसा बीज होना चाहिए। इसके बाद हम बात कर लेते हैं एडवांटेज ऑफ यूजिंग गुड क्वालिटी सीड। अच्छे सीड, गुणवत्ता वाले बीजों का उपयोग करने के लाभ क्या होते हैं, यानी इससे फायदे क्या हो रहे हैं। रिड्यूस कॉस्ट ऑफ क्लीनिंग, स्टेरिलाइजेशन एंड डिसइंफेक्शन। क्या कह रहा है कि सफाई, मानकीकरण और कीटाणु शोधन की लागत
कम कर देता है ये। जब हम अच्छा सीड यूज कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है हम सीड को ट्रीट करने की आवश्यकता नहीं भी होती है। यूनिफॉर्म जर्मिनेशन डज अवॉइड रीप्लांटिंग एंड गैप फिलिंग। देखिए एक समान अंकुरण होता है तो जिससे दोबारा बुआई और खाली जगह भरने की आवश्यकता नहीं होती है। अब क्या होगा, जैसे एक समान है किसी खेत में पौधे, अब हमें पता चल जाएगा कि यहाँ पर नहीं उगे। जैसे कि आपका ये एक खेत है, ठीक है। अब क्या हुआ कि इतने क्षेत्र में सही से उगा, लेकिन बीच के एक क्षेत्र ऐसा है जहां पर नहीं उगे पौधे। अब अगर यूनिफॉर्म नहीं है तो हम तो पहले सोचेंगे यार हाँ हो सकता है बाद में उग जाए, लेकिन यूनिफॉर्म है तो हमें पता है कि यहाँ पर नहीं उगे। अभी हमें यहाँ पर कुछ प्लांट्स लगाने पड़ेंगे, ऐड करने पड़ेंगे ताकि इसका भी उपयोग सही से किया जा सके। इसके विपरीत अगर यूनिफॉर्म नहीं होगा तो हम सोचेंगे शायद बाद में उग जाए। इस तरह की समस्याएं आ सकती हैं। इसके बाद क्या है, इसके बाद कह रहा है कि वैगरस सीडलिंग ग्रोथ विच रिड्यूस वीड एंड डिसीज डैमेज। पौधे की तीव्र वृद्धि होती है जिससे खरपतवार और रोग की हानि कम हो जाती है। यूनिफॉर्म ग्रोथ स्टेजेस मैच्योरिटी एंड प्रोडक्ट्स। फसल की वृद्धि, परिपक्वता और उत्पादन एक समान होता है, या फिर कहें तो होना चाहिए। देखिए होना चाहिए तो गुड क्वालिटी में आ जाएगा, होता है ये क्योंकि हम एडवांटेज की बात कर रहे हैं। इससे क्या होता है, मैच्योरिटी एक समान होती है, यानी एक निश्चित समय पर एक साथ सभी पौधे पक जाते हैं जिससे हार्वेस्ट करने में आसानी हो। सभी की एक समान स्टेजेस होती हैं, वेजिटेटिव स्टेज एक साथ आती है, ठीक है, सभी से एक साथ प्रोडक्ट बन जाते हैं। उसके बाद बात करते हैं इसी में मेंटेन गुड क्वालिटी अंडर स्टोरेज कंडीशन। भंडारण के दौरान गुणवत्ता बनी रहती है। अब अच्छा क्वालिटी जो होती है, क्वालिटी वाला सीड होगा उसे हम भंडारित कर देंगे तो लंबे समय तक भंडारित करने रह सकता है। अगर वहीं पर अच्छी क्वालिटी नहीं होगी, इंसेक्ट्स या डिसीज से ग्रसित होगा तो वो नष्ट हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा उसका। उसके बाद रिड्यूस कॉस्ट, लागत में भी कमी आती है। उसके बाद हम बात करेंगे सीड रेट की, कि सीड रेट क्या होता है, बीज दर हिंदी में कहेंगे हम। सीड रेट इज द क्वालिटी ऑफ सीड रिक्वायर्ड फॉर सोइंग और प्लांटिंग इन अ यूनिट एरिया। ये कहता है कि सीडर उस बीज की मात्रा है जो किसी एकक क्षेत्र यानी यूनिट एरिया में बुआई या रोपाई के लिए आवश्यक होती है। ये मात्रा क्या होती है मैं बता देता हूं। जैसे कोई ये खेत है, ठीक है, इसमें कितने पौधों की संख्या जरूरी है बोने के लिए, ये जो पूरा हमें खेत बोना है इसमें कितने पौधों की संख्या या कितना बीज लगेगा इसे पूरी तरह बोने के लिए, उसे हम सीड रेट कह देते हैं। जैसे मान लीजिए अगर हमें 1 एकड़ में बोना है गेहूं, तो अगर कोई कंडीशन नहीं है स्पेसिफिक तो हमें 100 kg सीड्स काफी हद तक सही रहते हैं। The seed rate for a particular crop should depend not only on its seed size, chest weight, but also on its desired population, germination percentage and purity percentage of seed। देखिए जो किसी विशेष फसल का बीज दर होता है केवल बीज के आकार, प्रशिक्षण, वजन पर नहीं बल्कि उसकी आवश्यक पौध संख्या, यानी कि हम कितनी संख्या रखना चाहते हैं खेत में, अंकुरण प्रतिशत, यानी कि वो सीड जो है अंकुरण क्षमता अच्छी है कि नहीं है। अगर अंकुरण क्षमता अच्छी नहीं है तो हमें ज्यादा सीड प्रयोग करने पड़ेंगे। शुद्धता प्रतिशत पर भी निर्भर करते हैं, यानी कि कह रहा है कि हमें सीड कितने प्रयोग करने पड़ेंगे, वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं, जैसे कि अनुवांशिक शुद्धता हो गई, कितने खेत में हमें संख्या चाहिए पौधों की, इन सब चीजों पर निर्भर करते हैं, और बीजों का आकार कैसा है इन सब चीजों पर निर्भर करेंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि इट कैलकुलेटेड एज अ फॉलो, यानी इसकी गणना निम्नलिखित सूत्र के द्वारा की जा सकती है। यहाँ पर आपको एक दिख रहा होगा एक सूत्र, वो सूत्र याद रख लीजिए, कभी एक नंबर में पूछ लिया जाता है। उसके बाद बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ सीड की, बीज का वर्गीकरण है। न्यूक्लियर सीड
ब्रीडर सीड, इसी परिभाषा की बात करें तो परिभाषा यानी डिफिनेशन, जनरेट प्योर सीड डायरेक्टली कंट्रोल्ड बाय द प्लांट ब्रीडर और ओरिजिनेटिंग इंस्टीट्यूट। देखिए यह बीज होता है पौधों की नस्ल सुधारने वाले वैज्ञानिक संस्थान द्वारा विकसित किया गया सबसे शुद्ध सीड होता है। इसकी शुद्धता जो होती है 100% होती है। ठीक है, सबसे शुद्ध बीज अगर कहे कोई पूछे कौन सा होता है तो न्यूक्लियर सीड होता है, और ये कम मात्रा में होता है और इसे वितरित नहीं किया जाता। ठीक है, इसके पर्पस यानी उद्देश्य की बात कर लें, फाउंडेशन फॉर ऑल अदर सीड क्लासेस। देखिए अन्य सभी बीज वर्गों का मूल स्रोत होता है। जितनी भी अन्य बीज होते हैं इसी से विकसित किए जाते हैं, जैसे फाउंडेशन बीज हो गया, इससे से विकसित किया जाएगा। इसके कैरेक्टरिस्टिक्स की बात कर लें हम, अगर कैरेक्टरिस्टिक यानी विशेषताएं, 100% जेनेटिक प्योरिटी यानी 100% आनुवंशिक शुद्धता होती है इसकी, और सख्त अलगाव में उत्पादन होता है इसका। सोर्स ऑफ फाउंडेशन सीड, फाउंडेशन सीड का स्रोत होता है, यानी फाउंडेशन सीड का निर्माण इसी से होता है। उसके बाद रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी जिम्मेदारी किसकी होती है, तो प्लांट ब्रीडर और रिसर्च इंस्टीट्यूट की होती है, उसके द्वारा विकसित किया जाता है ये। उसके बाद टैग कलर की बात कर लेते हैं, तो इसका जो कलर होता है वो गोल्डन येलो होता है, गोल्डन पीला, और इसका टैग साइज होता है 12 सेंटीमीटर टू 6 सेंटीमीटर। ये एक एक नंबर के मार्क्स हैं, ये पूछे जाते हैं। ठीक है, आपसे पूछ लिए जाएंगे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में, या फिर इन द ब्लैंक्स पूछ लिया गया, इस तरह पूछ लिए जाते हैं आपसे, ये याद रखिएगा। उसके बाद हम फाउंडेशन सीड की बात करते हैं। ठीक है, फाउंडेशन सीड क्या होता है, डेफिनेशन बात करें तो, या प्रोजेनी ऑफ ब्रीडर सीड यूज टू प्रोड्यूस रजिस्टर और सर्टिफाइड सीड। देखिए ये क्या होता है कि ब्रीडर सीड की संतान है और इसका प्रयोग रजिस्टर सीड और प्रमाणित बीज का उत्पादन करने के लिए किया जाता है। उसके बाद पर्पस की बात कर लें, सोर्स ऑफ रजिस्टर्ड एंड सर्टिफाइड सीड, यानी यही जो है रजिस्टर्ड सीड और प्रमाणित बीज के लिए स्रोत का कार्य करता है, यानी उन्हें के निर्मित करने में सहायक होता है। कैरेक्टरिस्टिक यानी विशेषताओं की बात कर लें, इसकी जो शुद्धता होती है वो 99% से थोड़ी कम या फिर बराबर होती है, यानी 90% कम नहीं मतलब ज्यादा, 99% से ज्यादा या फिर बराबर होती है। उसके बाद प्रोड्यूस अंडर कंट्रोल कंडीशन, नियंत्रित परिस्थितियों में उत्पादन किया जाता है। फील्ड इन्फेक्शन मॉनिटरी होता है, मैदान की जांच आवश्यक होती है। जब इसे उगाया जाता है तो जो एजेंसियां सीड एजेंसीज होती हैं उनके द्वारा चेक किया जाता है कि सभी शर्तों को लागू किया जा रहा है, यानी सही से उगाया जा रहा है कि नहीं, ये फाउंडेशन सीड जो बीज का निर्माण किया जा रहा है सही से किया जा रहा है या नहीं। उसके बाद इसके हम टैग कलर की बात कर लें तो इसका जो टैग कलर हमें देखने को मिलता है वो व्हाइट होता है, और इसके टैग साइज जो होता है हमारा वो 15 सेंटीमीटर से गुड़े 7.5 सेंटीमीटर होता है। रजिस्टर्ड सीड की बात कर लें, रजिस्टर्ड सीड क्या होता है, डिफिनीशन परिभाषा की बात करें, प्रोजेनी ऑफ फाउंडेशन सीड यूज्ड फॉर सर्टिफाइड सीड प्रोडक्शन। देखिए फाउंडेशन सीड की संतान है लेकिन इससे प्रमाणित बीज तैयार होता है, इससे रजिस्टर्ड सीड से भी प्रमाणित यानी सर्टिफाइड सीड प्रोड्यूस किया जा सकता है। पर्पस की बात कर लें, सर्टिफाइड सीड प्रोडक्शन, जाहिर सी बात है सर्टिफाइड सीड का प्रोडक्शन करने के लिए, प्रमाणित बीज के उत्पादन के लिए करेंगे इसका प्रयोग। और अगर कैरेक्टरिस्टिक्स और विशेषताओं की बात कर लें तो ग्रेटर देन और इक्वल 98% यानी जेनेटिकली प्योरिटी होती है इसकी, या तो कहें तो हम 98% के बराबर या फिर उससे अधिक आनुवंशिक शुद्धता होती है इसकी। और प्रोड्यूस बाय अप्रूव्ड सीड एजेंसीज, सॉरी ग्रोवर्स, सीड ग्रोवर्स, मान्यता प्राप्त बीज उत्पादकों द्वारा उत्पन्न किया जाता है ये। मस्ट फॉलो फीड सीड स्टैंडर्ड, और जो फीड और बीज मानक होते हैं उनका पालन करना जरूरी होता है। इसके टैग कलर की बात करें, सबसे मेन देखिए टैग कलर और टैग साइज होता है। ठीक है, तो टैग कलर इसका पर्पल होता है यानी कि बैंगनी, और इसका भी होता है 15 गुणे 7.5 सेंटीमीटर। उसके बाद सर्टिफाइड सीड की बात कर लेते हैं। प्रमाणित बीज क्या होता है, प्रोजेनी ऑफ फाउंडेशन और रजिस्टर्ड सीड अंडर यूज फॉर कॉमर्शियल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फार्मर। फाउंडेशन या रजिस्टर्ड सीड की संतान होती है जो किसानों को बिक्री के लिए
तैयार किया जाता है। देखिए फाउंडेशन सीड सीधे आप सर्टिफाइड सीड है उसे आप सीधे फाउंडेशन सीड से भी बना सकते हैं और रजिस्टर्ड सीड से भी बना सकते हैं। और इसका प्रयोग क्यों करते हैं? इसे बनाकर किसानों को बेचा जाता है। अब आप बात करें भैया, जब सीधा फाउंडेशन सीड से बना सकते हैं सर्टिफाइड सीड, तो रजिस्टर्ड सीड को बीच में लाने की क्या जरूरत है? मैं बताता हूं आपको। यह जरूरत इसलिए है क्योंकि भारत में रजिस्टर्ड सीड नहीं बनाया जाता। ठीक है, भारत में रजिस्टर्ड सीड को अलाउ नहीं किया जाता है, सीधा सर्टिफाइड सीड ही अलाउ होता है। तो ये बात आपको याद रखने की चाहिए। ये अमेरिका वगैरह में सर्टिफाइड सीड अलाउ होता है, प्रोड्यूस किया जाता है। उसका उद्देश्य की बात कर लें, कॉमर्शियली यूज्ड बाय फार्मर, किसानों को व्यावसायिक उपयोग के लिए प्रयोग किया जाता है। कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें इसकी हम अगर, तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स जो है 95 से 98% जो होती है जेनेटिक प्योरिटी यानी अनुवांशिक शुद्धता 95 से 98% होती है। और क्वालिटी टेस्ट फॉर जर्मिनेशन, मॉइस्ट ईटीसी, अंकुरण, नमी आदि के लिए गुणवत्ता परीक्षण होते हैं। और लार्ज स्केल इकोनॉमिकल प्रोडक्शन, और बड़े पैमाने पर उत्पादन किया जाता है। टैग कलर की बात करें तो नीला होता है। और मुझे ये टैग साइड कुछ गड़बड़ लग रहे हैं, सेम हो गए। मैं कमेंट सेक्शन में सही टैग साइड लिख दूंगा क्योंकि ज़्यादा ही सेम हो गए हैं और शायद पीडीएफ बनाते समय कुछ गलती हो गई होगी, इसके लिए सॉरी। खैर, आप चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा और दोस्तों के साथ शेयर करिएगा और एक प्यारा सा कमेंट। चलिए धन्यवाद, अगले लेक्चर में मिलते हैं आपसे। अगला लेक्चर जैसा कि आपको पता ही है कि दिख रहा है, सीड सोइंग एंड टाइप्स ऑफ सीड सोइंग मेथड होने वाला है। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, कल ही आएगा ये लेक्चर।